So let's start today's lecture. In the last lecture, we studied about the first order systems and its transient response. In today's lecture, we will get ourselves introduced to the second order systems and the forms of transient response. ठीक है, ये हम देखेंगे। पहला जो हम लेक्चर इससे पहले कर चुके हैं उसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसका जो है, जब आप ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं और फिर यूनिट स्टेप इनपुट जब आप देते हैं तो उस इनपुट देने के बाद जो है वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम उसका ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है, ये हमारा मेन जो परफॉर्मेंस पैरामीटर मेजर करने के लिए होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस मेजर करना और स्टेडी स्टेट रिस्पांस मेजर करना। क्योंकि सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पांस से वो स्टार्ट होता है सिस्टम की आउटपुट और फिर वो स्टेडी स्टेट में चली जाती है। दो तरह के रिस्पांस होते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और इसी तरह कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑर्डर ऑफ सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है या कोई भी ऑर्डर है, तो उस सिस्टम के दो रिस्पॉन्सेज होंगे, फोर्स्ड रिस्पॉन्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, फोर्स्ड रिस्पॉन्स जो है वो आपको पता ही है तब आता है जब आप कोई इनपुट जो है वो सिस्टम को देते हैं। और नेचुरल रिस्पॉन्स वो है जो इनिशियली जो भी ड्राइविंग फोर्सेस उसमें ये एनर्जी स्टोर होगी उसकी वजह से जो रिस्पांस आएगा वो क्या होगा, नेचुरल रिस्पांस। और टोटल रिस्पांस क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दें तो वो कौन सा रिस्पांस हो जाता है, टोटल रिस्पांस। टोटल। तो ये हमने देखा कि नेचुरल रिस्पांस जो है ना उसमें ई रेज पर माइनस ए टी का फैक्टर आ रहा होता है। क्योंकि एनर्जी कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स तो होता नहीं है सिस्टम में, जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी है वही सिस्टम को चला रही होती है। तो जाहिर बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होना है, तो सिस्टम जो है आफ्टर सम टाइम डिके हो जाएगा, उसका जो रिस्पांस है आउटपुट डिके होती जाएगी और क्लोज टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में फिर हमने देखा कि जब हम रिस्पांस इक्वेशंस लिख रहे थे, यानी जब हम इनवर्स लेप्लास लेके सी टी इक्वेशन लिखते थे तो उसमें एक ही पैरामीटर सबसे ज़्यादा डोमिनेट था, वो था ए, जो कि टाइम कांस्टेंट था 1/a। जिसको जिस स्टूडेंट को या जिस रिसर्चर को या जिसको ए का पता चल जाता था कि ए पैरामीटर की वैल्यू पता चल जाती थी तो वो रिस्पांस को प्लॉट इजीली कर लेता था। तो एक ही चीज़ थी जो पूरे सिस्टम को ट्रांजिट रिस्पांस को डिफाइन कर देती थी, वो थी ए। वो टाइम कांस्टेंट था और उसका इन्वर्स क्या था, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी। 1/a था टाइम कांस्टेंट और ए क्या था, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी। ये जिसको पता था वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पांस इजीली ड्रॉ कर लेता था। ठीक है, इसके साथ साथ मैक्सिमम ट्रांजिट रिस्पांस की वैल्यू कितनी हो सकती थी वो तो ग्राफ से आपको पता वैसे ही चल जाती है, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट पे सिस्टम चला जाता है तो वो उसकी उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो मैक्सिमम होती है या फिर मैक्सिमम से थोड़ा कम होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी आप ग्राफ से देख सकते हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू भी आप ग्राफ से देख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू भी आप ग्राफ से देख सकते हैं। और ए जो है 1/a जो कि टाइम कांस्टेंट है, इसको भी आप दे सकते हैं। और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी कि जब आपका सिस्टम जो है उसका जो टोटल रिस्पांस है वो अपनी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उससे 63% रह जाए तो उस वक्त जो टाइम गुजर चुका होगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट 1/a उसे हम कहते हैं। या फिर टाइम कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन ये थी कि आपका जो नेचुरल रिस्पांस है, टोटल रिस्पांस नहीं, नेचुरल रिस्पांस, जब उसका जो मैग्नीट्यूड है 37% रह जाए अपने टोटल टोटल मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के, तो उस वक्त जो टाइम गुजर चुका होगा वो भी टाइम कांस्टेंट इक्वल होगा। लेकिन यूजुअली ये होता है कि टोटल रिस्पांस सी टी प्लॉटेड होता है, ग्राफ जो गिवन होता है आपको वो सी टी का गिवन होता है, तो हम 63% वाला जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें टोटल रिस्पांस जो है वो 63% उसकी वैल्यू रह जाती है और फिर मैक्सिमम वैल्यू, ये हम पहले में कर चुके हैं, बड़ा सिंपल है। फिर हमने देखा कि हम जो है वो राइज टाइम भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है कि जब रिस्पांस की मैग्नीट्यूड अपने 10% से लेके 90% तक जब चली जाती है तो उस वक्त तक जो टाइम गुजरता है उसे हम कहते हैं राइज टाइम। इसी तरह सेटलिंग टाइम था, वो क्या होता है कि जब
आपका जो ट्रांजिट रिस्पांस है वो 0 से शुरू होकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 100% है उससे 98% तक चला जाता है, तो उस वक्त तक जो टाइम गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, सेटलिंग टाइम। और यूजुअली वो 3 to 4 टाउ यानी 3 to 4 या 4 to 5 टाइम कांस्टेंट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आपको, मेरा ख्याल है। ठीक है, नहीं यहाँ सर। तक समझ आई यस बात। सर। यस। अब हम जी देखते हैं सर। कि हाउ टू डील विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, जब आपने सीटी निकालना है ना, जब आपने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है और टाइम डोमेन में जब आपने रिस्पांस निकालना है, तो तरीका फर्स्ट ऑर्डर का भी वही है, सेकंड ऑर्डर का भी वही है। फर्स्ट ऑर्डर में भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से वो निकाला था और टाइम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया था। सेकंड ऑर्डर में भी वही तरीका है, ठीक है। तो जे जो टाइम डोमेन में रिस्पांस की इक्वेशन निकालनी जो है, वो आपने जो एस डोमेन में इक्वेशन आई होगी उसका इन्वर्स ही लेना है, और वो जो एस डोमेन में आपने इक्वेशन निकाली है वो आपने पार्शियल फ्रैक्शन से ही निकाली है, ठीक है। दोनों में वो सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्डर भी हो जाता है तो उसमें भी ऐसे होगा, लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम्स हो जाते हैं। सेकंड ऑर्डर तक ही हमें अपने आप को क्या कहेंगे, लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा, अब डिफरेंस क्या है फिर। डिफरेंस है ट्रांजिएंट रिस्पांस की शेप में। किसमें डिफरेंट है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का जो सीटी निकालने का मेथड है वो सेम है। उसी तरह आप पहले सिस्टम की ट्रांजिएंट उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं एस डोमेन में, फिर उस एस डोमेन से आप जो है वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके टी डोमेन में, टाइम डोमेन में आ जाते हैं, और फिर पोल एंड जीरो ग्राफ आप प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। पोल एंड जीरो ग्राफ क्या था कि एस जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है, जिस जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, उसे हम पोल कहते हैं। और जहाँ पे उस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। जीरो का। ये पोल एंड जीरो ग्राफ आपने एस प्लेन में ड्रा करना है, जिसके रियल एक्सिस पे क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस पे रियल एक्सिस होगा, क्योंकि एस जो है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा के इक्वल है। एस जो ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है ना, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है, दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स एक्सिस पे आप रियल पार्ट को रखेंगे, वाई एक्सिस पे आप इमेजिनरी पार्ट रखेंगे, तो ये एक एस प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह जहाँ पोल्स की लोकेशन आएगी आप पोल्स को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ जीरो की लोकेशन आएगी वहाँ जीरो को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि पोल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इनपुट पोल और दूसरा होता है सिस्टम पोल। इनपुट पोल वो होता है जो इनपुट आपने दी है उसमें पोल कहाँ पे आता है, जैसे हम स्टेप इनपुट सर देते आपने हैं। जो बोला रिपीट कर दें, आवाज कट रही थी आपकी। अब ठीक है आवाज। यस सर। सर अभी ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर। लास्ट स्टेटमेंट मैंने कहा था कि जो पोल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टम पोल और दूसरा कौन सा होता है, इनपुट। इनपुट पोल। तो इनपुट पोल वहां से आएगा जब आपने जो इनपुट दी है उसमें इन्फिनिट एस की कौन सी वैल्यू है जिसको रखने से वो इन्फिनिटी हो जाती है। जैसे 1/s जो है वो किसका, यूनिट स्टेप फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है ना एस डोमेन में, यस सर। ठीक है। तो ये इन्फिनिटी कब होगा, 1/s जीरो पे, तो जीरो पे एक इनपुट पोल आ जाएगा। और बाकी होते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है, ठीक है, एक न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाली टर्म को क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन की न्यूमरेटर, नीचे वाली को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में जब जीरो आएगा तभी इन्फिनिटी आंसर आएगा ना। तो बाकी जो सिस्टम पोल्स होते यस हैं वो सर। ये देखने होते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो कब आ रहा है, ठीक है, तो वो सिस्टम पोल्स होते हैं। तो जो इनपुट पोल है इनके हिसाब स्टेप यूनिट स्टेप फंक्शन वो जीरो यानी ओरिजिन के ऊपर एक पोल बन जाएगा, वहां पे एक क्रॉस लगा दिया। फिर बाकी एक और डिस्कशन रह गई है कि हमने देखा कि फायदा क्या है पोल्स एंड जीरो। पोल्स एंड जीरो का फायदा ये है कि पोल्स एंड जीरो जो है, एक तो ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है इसकी शेप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और दूसरा
ये एक ऐसा क्वालिटेटिव मेथड है जिसको सिर्फ पोल्स एंड जीरोस का पता चल जाए ना, जिसको वो रिस्पांस किस तरह का होगा, सिस्टम का रिस्पांस किस शेप का होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो उससे आपको पता चल जाएगा ये फास्टली डिके हो रहा होगा या स्लोली डिके हो रहा होगा, सिर्फ पोल्स एंड जीरोस के नॉलेज से। सेकेंड ऑर्डर में भी ये पोल्स एंड जीरो का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको पोल्स एंड जीरोस की लोकेशन और वैल्यू का पता होगा वो क्या करेगा, वो रिस्पांस की शेप भी बता देगा, रिस्पांस किस शेप का होगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उन सब का जो रिस्पांस की शेप है वो एक जैसी हो, उसे ओवर डैम्ड हम कहते हैं, ठीक है। वो आगे आ रहा है, लेकिन ओवर डैम्ड नहीं बल्कि उसे डिके के साथ जो होता है, डिकेइंग रिस्पांस होता है उसका, ठीक है। और वो सब का सेम ही होगा, सारे जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या वो डिके हो रहे होंगे या फिर वो राइज हो रहा होगा, दो तरह के ही हो सकते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। या उनका रिस्पांस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ आ रहा होगा या जीरो से कहाँ जा रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो एक पैरामीटर सिर्फ ए का अगर पता हो, जो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी आ जाता है उसमें, उस ए का अगर आपको पता, क्योंकि फोर्स रिस्पांस तो यूनिट स्टेप के इक्वल आ जाता है ना, स्टेप के इक्वल आता है। जो कांस्टेंट टर्म होती है रिस्पांस में वो कौन सा होता है, फोर्स रिस्पांस, प्लस कौन सा होता है, नेचुरल रिस्पांस। एक्सपोनेंशियल डिके तो उसमें ही आता है ना, तो यस उसमें एक ही ऐसा अननोन है जिसका पता चल जाए तो आप पूरा रिस्पांस प्लॉट कर देते, वो कौन सा था, ए। लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर है इसमें ना सिर्फ पोल्स एंड जीरोस जो हैं वो आपको रिस्पांस की शेप भी बताएंगे कि ये किस शेप का होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं response जो आप होंगे, ठीक है। और डिके तो उसके साथ जो है किस रेट से डिके कर रहा है वो तो आपको नेचुरल रिस्पांस से पता चल ही रहा होगा। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एक पैरामीटर से आप टोटली डिफाइन कर देते हैं, और वो पैरामीटर कौन सा है, ए से पता चल जाता है आपका ये कि ये जो है स्लोली डिके सर आपकी होगा। आवाज बिल्कुल सही नहीं है। आप बताओ यार। मेरे ऐसे लग चार्जिंग की सर वो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा आ रही है। माइक में नॉइज ऐसे आप माइक नॉइज, बहुत अजीब सी हो। नॉइज कम हुआ है थोड़ा। नहीं सर, आप बताओ थोड़ा सा हुआ। अब बोले सर जरा फिर पता चला। फर्क पड़ा है थोड़ा सा। थोड़ा सा है सर, इतना नहीं पड़ा लेकिन। साथ कुछ आवाज टिक टिक किस तरह की आती है आवाज। सर जिस तरह वो चार्जिंग की आवाज नहीं होती वो आवाज आ रही होती है साथ, वो बहुत ऊंची होती है, आपकी आवाज बहुत बैठ जाती है नीचे। अच्छा अच्छा, चलो मैं ना हेडफोन अपना अब चेंज बेहतर है, करूंगा। अब नेक्स्ट बेहतर है सर। नेक्स्ट लेक्चर में ना हेडफोन भी एक एक्स्ट्रा रख लेता हूँ साथ, मे भी ठीक है किसी सर। और कंपनी का यूज करें तो उससे फर्क पड़े। बहरहाल, तो हम कह ये रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पांस है उसको प्लॉट करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए और वो ए है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा सिस्टम फास्टली डिके होगा या स्लोली डिके होगा, डिके होगा या इंक्रीज होगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं फर्स्ट ऑर्डर में, या तो सिस्टम डिके होगा उसका टोटल रिस्पांस, या तो डिकेइंग टाइप का होगा या इंक्रीमेंट उसमें आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब है या तो टोटल टोटल रिस्पांस की इनिशियल वैल्यू जीरो होगी या इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से या जीरो की तरफ जा रहा होगा या टोटल रिस्पांस जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा। लेकिन सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है, वो अब हम अच्छा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम नजर आ रहा है, ये ए डायग्राम, ये ए जो है, बता दिया करें यार, मैंने आगे चलना होता यस सर। यस सर है, ठीक है। अब कौन बताएगा कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सर एस स्क्वायर है ना, पावर 2 है, एस की पावर 2 है। यस यस, यस सर जो इसका डिनोमिनेटर है उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। इनपुट इसको भी स्टेप इनपुट दी है और आउटपुट आपके पास आ जाएगी, ये एक सिस्टम है, जनरल फॉर्म है ये किसकी, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब जनरल फॉर्म में तीन हम सिस्टम हमें पता चले, कौन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, पोल जीरो प्लॉट हमने देखना है और रिस्पांस को देखना है, ठीक है। ये आज की डिस्कशन, ठीक है।
तो पहला जो हमारा केस है, सिस्टम में बी की जगह क्या आ गया 9, ए की जगह क्या आ गया 9, ठीक है, और बाकी भी। तो ये एक सिस्टम बन गया। इसको अभी रहने दीजिए, क्या लिखा है ये अभी ना आप ज़हन में लेकर आए, बस सिंपल ये देखें ये सिस्टम है। अब इसमें जीरो कितनी है भाई? कोई भी जीरो नहीं है। कोई जीरो नहीं। तो पोल्स कितने होंगे? सर 2 दो पोल्स। होंगे। 2 पोल्स होंगे वो 2 पोल्स कैसे निकालेंगे आप? फैक्टराइजेशन से। डिनोमिनेटर को जी फैक्टराइज रुकिए करके। तो हाँ, फैक्टराइज अगर ना हो तो फिर क्या निकालते हैं? सर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे, नहीं, फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते फिर आपने लगाना है इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख के क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे तो ये 2 रियल पोल्स निकले हैं, रियल पोल्स। एक माइनस Yes, sir. 1.146 पे है, दूसरा कहाँ पे है? माइनस 7.85। 7.85 और एक पोल और भी होगा जो इनपुट पोल होगा, वो ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, वो रीजन पे होगा, ठीक है, इनपुट की वजह से। तो ये एस को 0 रख के जो आप निकाले इनपुट, ये जो 1/s, इसको s को 0 करेंगे ना तो एक पोल और आ जाएगा, वो इनपुट पोल होगा, वो यहाँ पे होगा। और वो फोर्स रिस्पांस को शो करेगा। वो किसको शो करेगा? फोर्स रिस्पांस। और इनपुट पोल किसको शो करता है? फोर्स रिस्पांस को। सर मतलब ये जो -1.146 है, यहाँ पे वो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 वो इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ, s को जब आप रखेंगे -1.146 तो ये सारी नीचे वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू gfs भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो ये 2 हैं, 2 रियल पोल्स हैं। जब पोल्स रियल हो तो उनकी वजह से ट्रांसफर फंक्शन जो है उसमें 2 डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं। पहला एक्सपोनेंशियल क्या आएगा? k1 e रेज टू पावर -7.854 t, ये आ जाएगा। दूसरा डिकेइंग कंपोनेंट क्या होगा? +k2 e रेज टू पावर -1.146 t प्लस फोर्स रिस्पांस हम लिख लेते हैं k नॉट लिख लेते हैं। वो तो होगा ही ना, वो इस पोल की वजह से होगा, इनपुट पोल की वजह से। तो अब आप देखें, फिर अब उसने फर्दर बाद में सॉल्व करके ना इसको, इसके पूरे सिस्टम को सॉल्व करके ct निकाला हुआ है, ठीक है, वो आप भी निकाल सकते हैं। ये देखें उसमें 3 कंपोनेंट नहीं, ये पहला क्या है? फोर्स रिस्पांस, और ये 2 डिकेइंग एक्सपोनेंट्स आ गए हैं, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो 2 इन रियल पोल की वजह से ई रेज पावर एक दफा ये -1.146 है, दूसरी दफा ई रेज पावर -7.854 t, उन दोनों को ऐड किया, जमा किया। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों है? कह सकते हैं ना, यहाँ पे यस सर। वो पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करके k1 k2 निकालेंगे तो वो निकल आते हैं, कभी वो प्लस निकलते हैं, कभी माइनस निकलते हैं, जैसा कि पहले लेक्चर ठीक में है। मैं क्लियर किया। ये वहां से प्लस माइनस हुआ है। जनरल फॉर्म यही है, k0 प्लस k1 e रेज़ पर -α1t प्लस k2 e रेज़ पर -α2t हो जाएगा। α1 इसको रख लें, -7 पॉइंट को रख लें या इसको रख लें, और बाकी दूसरा फिर क्या हो जाएगा? α2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। और k1 k2 पार्शियल फ्रैक्शन से आए हों, वो प्लस भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? माइनस भी हो सकते हैं। नेगेटिव। तो अब ये प्लॉट भी उसका कर दिया, पूरे इस पूरी इक्वेशन का t की डिफरेंट वैल्यूज पे ये प्लॉट हुआ हुआ है। देखें ये t 0 रखें तो क्या इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है? देखें जरा गौर से, इसमें t को 0 रखो, क्या 0 आती है वैल्यू? नहीं सर। नहीं। हाँ भाई, 0 आती है कि नहीं आती? इस पूरी इक्वेशन में t को 0 रखें, ये वाली, तो क्या आंसर 0 आता है? यस सर, आता है। हाँ, मैं करता हूँ पहले। ये देखिए इसमें e रेज पर -0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 + 0.17 क्या होता है? 1.17।
यस ठीक है सर। ना, माइनस इसमें 0 रखेंगे तो ई 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1.7 क्या हो जाएगा, -7 लगा हुआ है तो 1.17 प्लस का है, माइनस में से हो रहा है -1.17, तो हो आंसर जाएगा क्या आ सर। जाएगा, 0 आ 0 0। जाएगा। और बाकी ये सारा तो जाहिर बात है, अब मुझे हर पॉइंट पे वैल्यू तो मैं नहीं निकालूंगा, ये टी की डिफरेंट वैल्यूज पे इस तरह का ग्राफ बना, और ये ओवर डैम्प्ड है। ठीक है, ओवर डैम्प क्यों है ये आगे उसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद ये वही सिस्टम है, जनरल सिस्टम वही है, उसमें चीजें चेंज कर रहे हैं, बी को वही रखा है, ए को चेंज कर दिया। इस सिस्टम में ए और बी इक्वल थे, इस सिस्टम में क्या थे, ए भी 9 था, बी भी क्या था, 9 था। जनरल फॉर्म ये है ना आपकी, ए भी 9 रखा हुआ था, बी भी 9 था, ए भी 9 था, लेकिन इसमें इसके अंदर बी 9 है, सॉरी ये सी में बी 9 है, ए 2 है। ठीक है, तो अब हमने उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स जब निकालनी है, नीचे वाली न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रख के, तो वो ये दो पोल्स बने, ये लोकेशन बनी है। ये किस तरह के पोल्स हैं भाई, रियल है या कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है सर। इनमें क्या कोई रियल पार्ट भी है, रियल पार्ट 0 है सर। रियल पार्ट 0, वेरी गुड। कौन से सेमेस्टर में हो तुम, ये यहाँ पे पॉइंट होने का मतलब है कि रियल कंपोनेंट भी है इसमें। ये पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर होते, बिल्कुल ऊपर होते, तो फिर आप कहते हैं कि रियल कंपोनेंट क्या है, 0 है। 0 लेकिन इसमें अब रियल कंपोनेंट भी है और इमेजिनरी इमेजिनरी कंपोनेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल से हमने देखना है, रियल कंपोनेंट भी है, इमेजिनरी कंपोनेंट भी है, यानी दो पोल्स हैं, पोल्स के अंदर भी दो दो कंपोनेंट्स हैं, एक रियल कंपोनेंट है और दूसरा क्या है, इमेजिनरी इमेजिनरी कंपोनेंट। और साथ साथ एक इनपुट पोल वो ओरिजिन पे तो होता ही है। इसको अब हमने देखा, वो जो इनपुट पोल होगा उसकी वजह से तो फोर्स रिस्पांस आ गया, ये वाला 1 स्टेप फंक्शन आ गया, नजर आ रहा है स्टेप फंक्शन। यस सर ठीक है, 1। यस सर। और इसके अलावा तो दो पोल्स हैं, दोनों में रियल कंपोनेंट भी है और इमेजिनरी कंपोनेंट। आपको पता है जो रियल पोल होते हैं, ये रियल पोल थे ना, ये इनकी वजह यस से रिस्पांस कौन सा आता था, सर क्या मतलब कौन सा किस, उसे हम नेचुरल रिस्पांस कहते थे या फोर्स रिस्पांस कहते थे, फोर्स फोर्स नहीं रिस्पांस। नहीं नेट नेचुरल। फोर्स जो आपके पोल्स रियल एक्सिस पे आते हैं उनकी वजह सर से नेचुरल। नेचुरल रिस्पांस आता है, और वो एक्सपोनेंशियल डिके टर्म्स में होता है, ये माइनस ई रेज़ पर माइनस फॉर्म उसमें आती है। ठीक है, तो इट मींस इसमें दो कंपोनेंट रिस्पांस के अंदर फर्दर ऐसे होंगे जिसमें ई रेज़ पर माइनस अल्फा टी वाली फॉर्म होगी, क्योंकि दो रियल आपके पास चीज ये जो दो पोल्स हैं इनमें दो रियल कंपोनेंट्स हैं और दो क्या हैं, इमेजिनरी कंपोनेंट। तो ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये टोटल रिस्पांस प्लॉट किया हुआ है, इसमें टर्म्स देखें आप, ई रेज पर माइनस टी है और वो साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो चीज़ों के साथ, कॉस टी और साइन टी के साथ। तो इसको अगर ई रेज पर माइनस टी को लहदा करें तो ई रेज पर माइनस टी कॉस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट तो इसमें भी तीन ही है, अगर ओपन करें एक फोर्स कंपोनेंट है, फोर्स रिस्पांस, और दूसरा ये सारा रिस्पांस है। ठीक है, उसमें भी फर्दर आगे कंपोनेंट्स हैं, ई रेज़ पर माइनस टी को लहदा कर दें इसके साथ और फिर ई रेज़ पर माइनस टी को इसके साथ लहदा कर दें। तो जब ये इतना हम कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें आगे देखें, उसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक साइनोसाइडल है। एक क्या है, कॉज वाली टर्म है जिसे साइनोसाइडल हम कह सकते हैं, और दूसरा ये वाली जो जब ई रेज़ पर माइनस टी को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो उसमें भी एक ई रेज़ पर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग टर्म होगी और एक इसी तरह साइनोसाइडल होगी।
तो ये साइनोसाइडल जो आए हैं ना, ये साइन और कॉस, ये किस वजह से आए हैं? ई रेज पर माइनस एक्सपोनेंशियल तो हमें पता चल गया, -1 के ऊपर है ना, ये देखें ये क्या है, रियल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है इन दोनों पोल्स में? -1 -1। तो इसलिए -1 ई रेज पर माइनस टी समझ आ रही है। अगर ये -2 होता तो ई रेज पर माइनस क्या होता है यहाँ पे? -2t हाँ, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये कॉस कहाँ से आए हैं, कॉस और साइन? ये देखें, साथ √8 भी है, एक प्लस के साथ है, एक क्या है, माइनस के साथ है। ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना इन इमेजिनरी पोल्स के अंदर, इन कम्प्लेक्स पोल्स के अंदर, कम्प्लेक्स पोल्स के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो किस चीज को जन्म देगा, किस चीज को क्रिएट करेगा? साइनोसाइड। क्लियर हो रही बात या नहीं? है थोड़ी कम्प्लेक्स हो गई है। यस सर। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई थोड़ी सी। हाँ, दोबारा बताऊं फिर मैं आपको? यस सर। चलो, मैं एक पहले जो डायग्राम आगे आनी थी उसको अभी से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है, ये देख लेते हैं। चलो पहले वहां ये देखें, एक कंपोनेंट कौन सा है? एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल डिके कंपोनेंट है टोटल रिस्पांस पे। ये अंडर डैम की ही बात हो रही है अब, ठीक है। और एक कंपोनेंट ये वाला है, ये साइनोसाइडल ऑसिलेशन है, ठीक है। इनकी कोई फ्रीक्वेंसी है इन ऑसिलेशंस की, क्या है? खास फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। ये देखें, इस हम्प की मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ और है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसे हो सकता है ना कि फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हर हम्प की। आप देखो, यस आप ऐसे पॉसिबल है ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड कम होती रहे या ज्यादा होती रहे, वेरी करती रहे। तो टोटल फिर जो रिस्पांस होगा, एक तो ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला कंपोनेंट है, दूसरा ये साइनोसाइडल वाला कंपोनेंट है, और एक तीसरा कंपोनेंट भी होगा जो फोर्स रिस्पांस जो स्टेप है वो भी आएगा साथ। तो इन तीनों को कंबाइन करके फिर टोटल रिस्पांस की शेप जो बनेगी वो ये ड्रॉ हुई है पिछली एग्जांपल में। ये जो शेप फाइनल ये वाली आई है ना, ये इसमें 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट कौन सा है? फोर्स रिस्पांस, वो 1 वाला, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? एक्सपोनेंशियल डिके वाला। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? साइनोसाइड्स वाला, ठीक है। तो ये अब साइनोसाइड वाला ये इमेजिनरी की वजह से आया। हाँ, ये जो आपके कम्प्लेक्स पोल्स है ना, हम्म। इनमें 2 कंपोनेंट है, एक इमेजिनरी। यार कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? आपको नहीं पता कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? यस रियल सर, और रियल इमेजिनरी पार्ट। हाँ, तो जो रियल कंपोनेंट है उनकी वजह से एक्सपोनेंशियल डिके नहीं आता। जैसे ये जो ये सिस्टम है इसमें है ही सारे पोल्स रियल नंबर्स थे, रियल एक्सिस पे यस ना, सर। तो एक्सपोनेंशियल डिके ही आ रहा था इसमें। देखें, ई रेज़ पर -7 पॉइंट और ई रेज़ पर, तो इसमें पोल्स 2 ही हैं लेकिन फर्दर हर पोल के 2 कंपोनेंट हैं। समझ रहे हैं बात के नहीं? यस सर समझ रहा तो जो रियल कंपोनेंट्स है ना हर दोनों पोल्स के, वो साइनोसाइड को इंट्रोड्यूस, वो एक्सपोनेंशियल डिकेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है दोनों पोल्स के, वो किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे? साइनोसाइड साइनोसाइड्स को। तो आपको पता है कि फिर ये जो इस रिस्पांस के अंदर एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी जिसको आप अल्फा कहते थे, वो क्या होगी? वो होगी इसके इक्वल, -1 के इक्वल। क्योंकि ये देखें, ये जो ये था ना, ई रेज़ -a_t, a1t, और ये ई रेज़ -a2t। और ये जो एज हैं, एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपोनेंशियल डिके की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको रियल पोल्स बताते हैं। तो इसमें भी जो ए पैरामीटर है वो -1 के इक्वल होगा। ए पैरामीटर किसके इक्वल होगा? माइनस -1। लेकिन एक और पैरामीटर भी चाहिए होगा, वो क्या होगा? वो आगे हम जाके बताते हैं। ये जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स
कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, प्लस जे अंडर रूट ए पे और माइनस जे अंडर रूट ए पे। ये क्या चीज़ें हैं, ये साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी। और -1 क्या थी, एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा था टाइम कांस्टेंट के इनवर्स के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, टाइम कांस्टेंट टाइम के। कांस्टेंट। अब एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने ये नहीं किया कि हर एक जो कम्प्लेक्स पोल है वो दो कंपोनेंट्स तो दे रहा है, एक दे रहा है डिके कंपोनेंट्स एक्सपोनेंशियल और दूसरा साइनोसाइडल, तो दो इसकी वजह से आ जाएगा, दो इसकी वजह से आ गए, और एक फोर्स हो गया तो 5 हो गए। नहीं है, 3 ही है, 1 और ये फिर ये 2 हो गया, और फिर e - -t और ये मिला के पूरा 3 हो गया। लेकिन देखा जाए तो पहली जो टर्म है ये वाली, इसमें दोनों साइनोसाइड और एक्सपोनेंशियल डिके आपस में मल्टीप्लाई करवाए हैं, और दूसरे में भी फिर ये क्या हो जाएगा, साइनोसाइड और एक्सपोनेंशियल डिके कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो टोटल जो आपका रिस्पांस है उसके कंपोनेंट्स 3 ही बनेंगे, लेकिन उसके अंदर जो शेप्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, 2 एक्सपोनेंशियल डिकेज वाली हैं और 2 कौन सी हैं, साइनोसाइड्स वाली। ठीक है, लेकिन बाद में उनको मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो कंपोनेंट्स कितने होंगे, वो 3 ही होंगे। अगर 2 पोल दें तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 पोल दें तो 4 कंपोनेंट्स होंगे, 4 पोल दें तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, 5 होंगे। एक कंपोनेंट जो फोर्स रिस्पांस का आ रहा होता है वो तो आपको पता है इनपुट पोल से आ रहा होता है। तो एक्चुअली सिस्टम के पोल कितने होते हैं, इनपुट पोल होता है, और दूसरा टोटल जो आपका सिस्टम होता है उसमें जितने भी पोल हैं उतने ही कंपोनेंट हैं एक, लेकिन हम एक कंपोनेंट भूल जाते हैं, वो इनपुट पोल की वजह से होता है। तो एक कंपोनेंट वो हो जाता है, और उसके अलावा सिस्टम पोल जितने होते हैं वो भी कंपोनेंट्स हैं। तो ये टोटल मिला के जितने पोल्स हैं, टोटल का पोल्स उतने कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन अगर सिर्फ सिस्टम पोल की बात करें तो 1 प्लस सिस्टम पोल के इक्वल होता है जितने कंपोनेंट्स हैं। सिस्टम पोल अगर 2 है तो रिस्पांस के 3 कंपोनेंट होंगे, अगर वो 3 है तो रिस्पांस के 4 कंपोनेंट होंगे। 2 मिनट रुक जाते हैं, आसान हो रही है। जी ठीक है, फिर ये शेप ऐसी कैसी आई है, ठीक है ये बता दी मैंने आपको। उसके बाद ये दूसरी शेप है, इसमें बी आपने 9 ही रखा है, लेकिन ए को 0 कर दिया यहाँ पे। जनरल फॉर्म में ए को 0 कर दें तो बी और एस स्क्वायर प्लस बी नहीं हो जाता, और बी को 9 रखा हुआ। अब इसका जो है, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना आप, तो जो आपके पोल बनेंगे उनमें रियल कंपोनेंट होगा ही नहीं, उनमें क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। और वो एक्सिस इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स एक्सिस है इसके ऊपर ही आएंगे, J3 पे और J-3 पे। तो ऐसा जो क्या नाम है सिस्टम होता है जिसके पोल जो हैं इमेजिनरी एक्सिस पे हों और वो पेयर की फॉर्म में हो, उसका रिस्पांस इस तरह का, उसमें ऑसिलेशंस आती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड की ऑसिलेशन आती रहती है। ये सिस्टम कभी स्टेबल नहीं होता, ठीक है।
स्टेबल होता है लेकिन उसमें ऑसिलेशंस आ रही हैं, देखो ठीक है, ऑसिलेशन आ रही हैं, आगे भी चल रही हैं, कोई इनका एंड पॉइंट नहीं। और अगर यही सिस्टम की ऑसिलेशन बढ़ती जाती है ऐसे, पहले कम है और फिर बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, तो वो सिस्टम स्टेबल ना होता, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर ऑसिलेशन अपनी मैग्नीट्यूड सेम रख रही हैं तो वो सिस्टम फिर भी स्टेबल ही है। लेकिन ऑसिलेशन ज़ाहिरी बात है उसमें आ रही हैं, उसके आउटपुट में क्या आ रही हैं, ऑसिलेशन आ रही हैं। तो इसमें भी ज़ाहिरी बात है एक पोल ओरिजिन पे होगा, उसकी वजह से फोर्स रिस्पांस आ गया 1, और साथ ये जो cos 3t है वो इन दोनों की वजह से आया, ठीक है। जो साइनोसाइड आता है वो किस वजह से आता था आपको पता भी है, इमेजिनरी कंपोनेंट की वजह से। इसी तरह ये तीसरी शेप है, चौथी शेप है, इसमें ये ए बी को 9 रखा है, ए को 6 कर दिए। अब इसमें ये हुआ कि जो पोल्स हैं वो रियल हैं, जो पोल्स हैं वो क्या है तो रियल और है भी सेम, -3 पे आ रहे हैं दोनों, दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, -3 माइनस के ऊपर। 3। -3। तो इसकी शेप इस तरह की होगी, ये देखो पहले वाले से तकरीबन मिलती जुलती है थोड़ा, लेकिन इसमें जो है वो स्टेडी स्टेट जल्दी नहीं आई, इसमें स्टेडी स्टेट जल्दी आ गई और वो कांस्टेंट हो गई जल्दी। तो फर्क कोई नहीं है। अब हमने ये चीजें देख ली हैं, अब हम डेफिनेशंस बताएंगे कि सर आपने बता दिया ओवर डैम्प सिस्टम इस तरह का होता है, अंडर डैम्प ये होता है, और अनडैम्प्ड ये होता है, ये अनडैम्प्ड है, ठीक है, और ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, ठीक है। इनको अगर हमने देखना हो तो कैसे बताएंगे, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आगे आ रही है। ये देखिए चारों के चारों रिस्पॉन्सेज एक डायग्राम पे प्लॉट कर दी, ठीक है। ये जो है आपका अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड ये होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, जिसकी ऑसिलेशन की मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। चेंज ना हो, और ठीक है फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही चेंज नहीं हो रही। उसके बाद आया था अंडर डैम्प, अंडर डैम्प ये होता है कि जिसमें कुछ डैम्पिंग हो, उसके देखे ना मैग्नीट्यूड भी चेंज हुई हुई है, ठीक है। और इस तरह एक क्रिटिकल डैम्प्ड है, इसमें भी आपको डैम्पिंग नज़र आ रही है, और इसी तरह एक ओवर डैम्प्ड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनकी जो है, अब हम कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिससे हम बताएंगे कि डिफाइन कर सकते हैं इनको अलग-अलग। यहाँ पे ये जो थोड़ी डायग्राम मुझे इतनी कोई कन्विंसिंग नहीं लगी, एक मेरे पास पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये नज़र आ रही डायग्राम आपको? ये तो सर वही आ रही है बुक वाली। अच्छा, और व्हाई माय स्क्रीन इज पॉज। ये आप नज़र आ रही है ये वाली? जी सर। अब हाँ, इसमें देखें ये जो लाइन है ये है स्टेडी स्टेट पे, जब सिस्टम पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। तो क्रिटिकल डैम की डेफिनेशन ये है कि ये सबसे जल्दी स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है। सबसे जल्दी कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टेडी स्टेट। ओवर डैम्ड ऐसा रिस्पांस होता है सिस्टम का जो बहुत सबसे लेट स्टेडी स्टेट पे पहुंचता है, ठीक है। ये देखें ये क्रिटिकल डैम, ये तकरीबन इतने टाइम पे स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। उसके बाद ये ओवर डैम्ड है, ये यहाँ पे करके स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। ये अंडर डैम्ड है, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच के भी ऑसिलेशन इसमें अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। इसकी स्टेडी स्टेट अभी नहीं है, ये ऑसिलेशन कम होती रहेंगी, एक टाइम पे जाके ये तकरीबन स्टडी यहाँ पे करके होगा, ठीक है। इसमें वो दूसरा चौथा नहीं इसमें प्लॉट किया हुआ जो अनडैम्ड था, उसमें मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होती ऑसिलेशंस की, ठीक है। तो क्रिटिकल डैम फिर कौन सा सबसे अच्छा, फिर कौन सा होगा आपके पास, कौन सा अच्छा है सबसे,
किसको आप कह सकते हैं? क्रिटिकल डैम्प। क्योंकि ये जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है ना सिस्टम का, ये यूजुअली कम से कम होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम में जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो कम से कम होना चाहिए और उसे क्विकली अपने स्टडी स्टेट पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑसिलेशंस हैं, जो ऑसिलेशन में बताई थी कि आपने जो लेट से वो जो रडार वाली एग्जांपल थी कि टारगेट आपके पास आ गया है, ठीक है, और अगर आपका सिस्टम उसके आगे पीछे एक खास डिस्टेंस से मूव करता रहे तो फिर भी आप जो है वो टारगेट को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टारगेट जो है इसके बिटवीन ही है कहीं पे। लेकिन आपका जो सिस्टम है उस टारगेट के अराउंड एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो फिर भी वो सूटेबल है, एक्सेप्टेबल है, और चाहे वो अनडैम्प्ड भी है, ऑसिलेशंस तो हो रही हैं, खास फ्रीक्वेंसी से हो रही हैं और वो खास मैग्नीट्यूड भी सेम रह रही हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है सिस्टम। तो इट मीन ये कह देना कि अनडैम्ड अनडैम्ड जो सिस्टम है वो यूज़फुल नहीं है, ये गलत बात होती है। अनडैम्ड भी यूज़फुल है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? क्रिटिकल डैम्प, ठीक। तो इनकी डेफिनेशन भी पता चल गई। सबसे लेट जो स्टेडी स्टेट को पहुंचता है वो ओवर डैम्प्ड होता है, उसके बाद जो पहुंच जाता है वो होता है उससे थोड़ा सा पहले जो पहुंच जाता है वो अंडर डैम्प्ड होता है, और उससे भी जो सबसे क्विकली जो पहुंचता है स्टेडी स्टेट पे वो कौन सा होता है? क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प। तो ये सारी जो डिस्कशन थी मेन, ठीक है, वो मैं कर चुका हूँ। अब जो है वो हम इसको समराइज करते हैं और ख़त्म करते हैं अपनी आज के लेक्चर को, ठीक है। ये सारी बातें पैराग्राफ के अंदर जो हुई हैं वो मैं आपको ज़बानी कर चुका हूँ। सिर्फ ये थोड़ी एग्जांपल चलो जाते हुए देख जाते हैं। बाय इंस्पेक्शन राइट द फॉर्म ऑफ द स्टेप रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। तो ये सिस्टम गिवन है, सेकंड ऑर्डर है भाई ये सिस्टम, ठीक है। यस सर। अब कोई आपको Yes, कहे sir. कि इसका रिस्पांस किस शेप का होगा, तो आपको परेशान नहीं होना, आपने इसके निकालने हैं पोल्स। जो सिस्टम के पोल्स हैं वो ये निकल आए हैं। सिस्टम के पोल क्या निकले हैं? -5 प्लस -j13.23। तो इसमें एक रियल पार्ट भी है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कौन सी होगा? ठीक है, अंडर डैम्प। हाँ, जिसमें एक रियल भी हो एक इमेजिनरी भी हो, वो कौन सा होता है? अंडर डैम्प। और उसकी जनरल फॉर्म उसने लिख दी है। ये तो हो गया K1, कौन सा हो गया? फोर्स रिस्पांस। और ये दोनों ये हो गया ये सारे का सारा इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिस्पांस। इतने सारे को क्या कहेंगे? नेचुरल रिस्पांस। और नेचुरल रिस्पांस में भी आगे देखें फर्दर, ये साइनोसाइड किस वजह से हैं? 13.3 ये जो इमेजिनरी कंपोनेंट की वजह से हैं, और यस। ये जो -5t है ये रियल कंपोनेंट की वजह से हैं, पोल्स के रियल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो इसमें कोई पूछे कि भी अल्फा की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 5 है। और कोई पूछे अल्फा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी। और कोई आपसे पूछे कि साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे 13.23 रेडियन में है। ये किस में है? रेडियन। रेडियन। ये भी 5 भी रेडियन एंगल डिग्रीज में नहीं। तो उसके बाद यहाँ से इस शेप में कैसे आए हैं ये उसने लगाया। आपको पता है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इस तरह कोई फार्मूला पढ़ा होगा आपने एफएससी में, यस तो आप लगा सकते हो Yes, कॉस sir. अल्फा प्लस बीटा, इस तरह वो यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप अगर इतना भी लिख देंगे ना तो आपका आंसर आ गया समझ, ठीक है। इससे ही आपको पैरामीटर मिल रहे हैं। आपको ओमेगा डी भी मिल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या उसे आप अ, अभी जो मैंने नाम लिया क्या कहा था मैंने उसे, हाँ, साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी कह दें या डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कह दें। और अल्फा भी पता चल रहा है जो कि क्या है? एक्सपोनेंशियल डिके फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो सारी बातें इनके अंदर लिखी हुई हैं, अब हम समराइज करते हैं कि आपको सॉल्व करने की जरूरत है। ये देखिए मैजिक अब होने वाला है, ठीक है। यानी आपको सिस्टम का अगर लैप्लास ट्रांसफर इस शेप का सिस्टम गिवन है उसका, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन जस्ट गिवन है, तो आपको उसका रिस्पांस प्लॉट करने के लिए उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, अनडैम्प्ड चारों का जनरल फार्मूला पता है। जस्ट आपको कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए जो कि पोल्स एंड जीरो से पता चल जाएंगे। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं क्या करने वाला हूँ आप बता, मैं एक ऐसा जब मैजिक जिसे आप कहते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर बताने वाला हूँ जिससे ये चारों जो रिस्पांस की शेप्स हैं, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, अनडैम्प्ड,
उनकी जनरल फॉर्म हमें पता है, हमें जस्ट पोल्स कहाँ पे होते हैं इनका पता होना चाहिए, तो हम इजीली वहाँ पे इक्वेशन में डालेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ट्रांसफर फंक्शन से आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है प्लॉट करने के लिए। ठीक, यानी आप शेप वैसे ही बता दें। तो सबसे पहले आएगा जी ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। ओवर डैम्प्ड कब आता था? जब दोनों पोल्स, दो या दो से ज्यादा पोल्स, जितने भी पोल्स हैं वो क्या हो आपके पास, रियल रियल पोल्स। रियल हो। हाँ, तो उस वक्त नेचुरल रिस्पॉन्स, तो वो जो रियल पोल्स होते हैं वो नेचुरल रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, 2 एक्सपोनेंशियल विद टाइम कांस्टेंट इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द पोल लोकेशन। ये देखें, ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, K1 ई रेजो माइनस अल्फा 1t हम कह देते हैं, या सिग्मा 1t उसने कह दिया। सिग्मा का वर्ड सिग्मा इसलिए यूज किया कि रियल पोल्स हैं तो वो सिग्मा एक्सिस पे आ रहे हैं ना। एस जो प्लेन है उसमें दो एक्सिस हैं, एक सिग्मा एक्सिस है, दूसरा कौन सा है, जे ओमेगा एक्सिस। सिग्मा 1t आ जाएगा प्लस K2 इंटू सिग्मा 2t। अच्छा, तो ये इक्वेशन आ गई, यानी आपको सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन पता है, उसकी जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 रख के वहां से आप पोल्स निकाल लें। पोल्स अगर दोनों रियल आ रहे हैं तो आप उसका नेचुरल रिस्पांस इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका जो उसका जो फोर्स रिस्पांस है वो तो स्टेप ही होगा ना, आपको पता है, वो तो आपको पता है यूनिट स्टेप ही होता है। सिमिलरली अंडर डैम में क्या है कि अगर आपके पोल्स जो हैं दो हों और वो उसमें एक, ये देखें, रियल कंपोनेंट है और ये क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट है, तो उसके जो नेचुरल रिस्पांस है उसकी शेप ये होगी। जैसे हम ए ई रेज पर माइनस सिग्मा डी, ये किस चीज को शो कर रहा है, रियल कंपोनेंट ऑफ द कम्प्लेक्स पोल। और ओमेगा डी किस चीज को शो कर रहा है, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ द कम्प्लेक्स पोल। ठीक है, और फाई किसके इक्वल है, फाई पीछे वो एग्जांपल में वो बता चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाई इक्वल है tan इनवर्स K3 और K2, यानी ये जो K3 और K2 आए हुए ना इनकी रेशियो है। ठीक, कांस्टेंट है कोई, इसको हमें कांस्टेंट निकालने की ज़रूरत भी नहीं, हमें शेप का बस अंदाजा होना, हम देखना चाहते हैं कि ये क्रिटिकल डैम्प्ड है या नहीं है, कैसा है। फिर उसके बाद अंडर डैम्प्ड है, उसमें आपको पता है जब दोनों पोल्स जो हैं पोल पेयर हो और वो इमेजिनरी एक्सिस पे ही हो दोनों, उसमें रियल कंपोनेंट 0 हो, तो उसकी शेप ये है ए कॉस और ओमेगा 1। क्या चीज़ है इसमें कि वो जो इमेजिनरी एक्सिस पे जिस जगह पे पोल लोकेटेड है वो उसकी लोकेशन जो है ओरिजिन से कितनी मैग्नीट्यूड पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, वो ओमेगा 1 है। तो वो आपने यहाँ पे रेडियन में लिख दी यहाँ पे। ये क्या होगी, लेट से वो था प्लस माइनस जे अंडर रूट 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा 1 की जगह पे √9 अंडर रूट 9। सिमिलरली क्रिटिकल डैम में आपको पता है पोल्स जो होते हैं वो सर ये सेम। जो जी सर जी। ये जो ओमेगा 1 टी माइनस 5 है, हम्म। ये ओमेगा 1 टी प्लस 5 भी हो सकता है सर, क्वाड्रेंट चेंज करने की वजह से। कौन सा क्वाड्रेंट? सर ये माइनस 5 जो आपने लिखा है, यहाँ प्लस 5 भी आ सकता है। नहीं नहीं, जैसे हम माइनस पहले करते थे कि पहले और चौथे क्वाड्रेंट में हो तो माइनस आता है और बाकी फिर वो उस हिसाब से देखते थे। वो कॉज कॉज में हम देखते थे। सर वो शायद ब- याद नहीं है मुझे। नहीं नहीं, हम वो क्वाड्रेंट में उसमें देख नहीं के है, साइन आपने करते थे। इसको माइनस ही रखना है। ठीक है, ठीक और है सर। जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म में जो चीज़ है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। और ठीक है फाई क्या है ये आप पूछ सकते हैं कि फाई क्या है, फाई बता दिया, ये फाई tan इनवर्स और ये सर K3 और K2। और वो कहाँ से है कि ये जो आप, जाहिर बात है दो पोल्स हैं तो कंपोनेंट्स 3 हो गए ना मेरे भाई। देखिए, जी सर बिल्कुल। तो वो जो फोर रिस्पांस के अलावा बाकी जो दो कंपोनेंट्स हैं उनका रेशो लेके tan इनवर्स करें तो फाई आ जाता है। ये देखें,
ये K2 क्या है और ये K3। इस टोटल रिस्पांस के अंदर नेचुरल रिस्पांस भी, चलो ये सारा नेचुरल रिस्पांस है, इस नेचुरल रिस्पांस के भी दो कंपोनेंट है, एक ये वाला हो जाएगा इतना और दूसरा e जी रेज़ सर। माइनस 5t को इसके मिला के हो जाएगा। और ये उन जी नेचुरल रिस्पांस के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू है K2 और K3, तो उनकी रेशो लेके tan इनवर्स लेके 5 निकल आएगा। ठीक है होगी बात। ठीक है सर। तो इसी तरह क्रिटिकल डैम में अगर दोनों पोल्स रियल हैं और वो एक ही सेम ही लोकेशन पे हैं तो उनका फार्मूला ये हो जाएगा K1 e रेज़ माइनस सिग्मा 1t प्लस K2 t e रेज़ माइनस सिग्मा 1t। इसमें और ओवर डैम में फर्क एक ही है बस, इसमें t नहीं था साथ, साथ क्या था, इधर t नहीं है, इधर क्या है, और ये दोनों पोल्स रियल हैं लेकिन डिफरेंट है मैग्नीट्यूड में, एक सिग्मा 1 है और एक क्या है सिग्मा 2। इसमें और क्रिटिकल में फ़र्क सिर्फ ये है कि क्रिटिकल में बाकी इक्वेशन का जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इधर t इंट्रोड्यूस हो गया और ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो अब आप इसको करें और ये लाजमी करें, ये जो चारों क्वेश्चन है ना और इनका ये जो आंसर आया हुआ है ये यस सर। आपने लाजमी नेक्स्ट लेक्चर में करके आना है। ठीक ठीक है। है, यानी ट्रांसफर ठीक है फंक्शन सर। जो है उनसे ये फॉर्म कैसे आई है और उसके लिए आप यही इक्वेशन यूज करें, ये वाली, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट पोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें देखें पोल्स ही चाहिए यार, पोल्स का यस सर। नॉलेज अगर पता है तो आप रिस्पांस नेचुरल नहीं प्लॉट कर रही है, देखेंगे सारा, जी सर। यस सर। तो पोल्स तो आप निकाल सर सर ये लेक्चर भी जल्दी से अपलोड कर देगा, ये भी कहना था, थोड़ा रिवीजन करनी थी। ठीक है ठीक। सर वैसे तो हमने इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, मतलब K1 K2 A वगैरह नहीं निकालना, लेकिन अगर हमने निकालना हो तो वो फिर वो पार्शियल फिर फ्रैक्शन से ही पार्शियल निकलेगा। फ्रैक्शन से होगा ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं ना, ये देखें हम काम कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सिस्टम जो है उसका रिस्पांस कैसा है, क्योंकि सम टाइम्स हमें उसके रिस्पांस का पता होना चाहिए। अगर रिस्पांस ये क्रिटिकल है, ये अंडर डैम्ड ओवर डैम्ड है, तो अगर रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा तो आप फिर अपने सिस्टम का डिज़ाइन को फौरन चेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो हम ठीक। चाहते हैं कि हमारा सिस्टम क्रिटिकली हो, क्रिटिकली डैम्ड हो, तकरीबन जल्दी वो स्टेडी स्टेट पे आ जाए। तो आप अपना ज़ाहिर बात है आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद फ़ौरन ये वाला मेथड लगा के आप देख लें कि क्या ये क्रिटिकल डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपका जो डिज़ायर्ड रिस्पांस है उसके करीब नहीं आ रहा तो आप अपने पैरामीटर्स को क्या कर लेंगे, चेंज होंगे। ठीक। और अगर ये कांस्टेंट निकालने को कहेंगे फिर उसका ज़ाहिर बात है तरीका वही है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो आप करेंगे। और दूसरा ये देखें, इनके तो नीचे पार्शियल फ्रैक्शन तो आपने लगानी है, इनके तो फैक्टर भी नहीं बनते, ये फैक्टराइज नहीं होती कुछ चीजें, नजर आ रहे हैं आपको। यस सर। जब नीचे फैक्टराइजेशन ना हो तो फिर कैसे लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो फिर आपको देखें ये जो कांस्टेंट्स है ना, ये निकालने के लिए मेथोडोलॉजी है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड होगी पहले, कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। ठीक है, कुछ उस यानी T0 पे कुछ वैल्यूज गिवन होगी, CT की इसकी गिवन होगी, ठीक है। तो उन इनिशियल कंडीशंस को यूज करके आप इन कांस्टेंट्स को निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ये किया नहीं आपने कभी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन किया में सर। किया होगा। किया है। ये जो इस तरह के कांस्टेंट है वो इनिशियल कंडीशंस को यूज करके भी निकल आते हैं। जी सर। अगर नीचे कंपोनेंट्स बन रहे हैं फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकल आएंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी बन रहे तो फिर भी आप बना सकते हैं कंपोनेंट, उसको पार्शियल क्वाड्रेटिक से निकालो और फैक्टर बना लो, बस पॉइंट्स में बन जाएगा फैक्टर, बस s प्लस इस तरह कोई चीज आ जाएगी 7 जी पॉइंट, लेकिन फैक्टर तो बन ही जाएगा ना। फिर पार्शियल फ्रैक्शन तो इन एनी केस लग सकती। तो ये आपने लाजमी करने हैं और सिर्फ ये नहीं करना, आगे लिखना भी है कि ये कौन सा रिस्पॉन्स है, इसने नहीं लिखा हुआ। आप मुझे बताएंगे कि ये ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है, ये कौन सा है, ये सारे आपने बताने हैं। और हो सके आप जो है इसको मैटलैब के ऊपर रिस्पॉन्स को प्लॉट भी कर लें।
ठीक है, आसान है, ये इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ बन जाना है। यहाँ पे बी और ए की कोई वैल्यू ज्यूम कर लेना, ए 1 1 रख लेना सब में, और बी जो है उसको कोई 5 रख लेना, और ये प्लॉट करके, ठीक है, ताकि ट्रांसफर आपको फंक्शन से भी कर सकते हैं सर। रिस्पांस जो है, हाँ, वो आपने लैब में नहीं किया हुआ। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने अब सीटी से करना है या ट्रांसफर फंक्शन से भी पेश कर लें प्लॉट। दोनों तरीकों से करो मैट लैब में। ट्रांसफर फंक्शन वाला यानी आप ट्रांसफर फंक्शन देते हैं और बाद में उसको कमांड लगाते हैं तो आपका रिस्पांस आ जाता है ना, एक तो वो तरीका यस कर सर। रहे हैं, जी दूसरा सर। ये जी इक्वेशन को भी तो प्लॉट कर सकते हैं मैट लैब में, प्लॉट की ठीक। कमांड लगा के। टाइम डोमेन में ये है। तो ठीक हो गया, यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। मैं बड़ा ही आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो जी सर।